बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने जो है ना वो प्रोडक्शन फ़ंक्शन और इसी तरह से कॉस्ट फ़ंक्शंस को डिस्कस किया और अपने रीसेंट लेक्चर के अंदर हमने जो डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स थे जिसमें परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, डुओपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है उसको इन डिटेल डिस्कस किया। और हमने देखा कि हर जो मार्केट स्ट्रक्चर है उसकी जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो कौन-कौन सी हैं। तो उन्हीं जो आपकी डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स थे उनके अंदर जो सबसे पहला हमने पार्ट पढ़ा था, ये जो पहली कैटेगरी थी जिसको परफेक्ट कंपटीशन का नाम दिया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि अगर एक फ़र्म जो है वो परफेक्ट कॉम्पिटिटर फ़र्म है, तो इन शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम वो फ़र्म जो है वो कैसे इक्विलिब्रियम का लेवल जो है ना वो अचीव करती है। तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फ़र्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन को डिस्कस जब हम करेंगे तो आपके सामने जो है वो बच्चों बेसिकली 3 हमारे पास मेन टर्म्स जो है ना वो नज़र आ रही हैं सेटिंग के अंदर, जिसको पहले हम थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि फ़र्म कैसे जो है ना वो इक्विलिब्रियम कंडीशन को जो है ना वो अचीव करती है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज़ टर्म्स तो इसमें सबसे पहली टर्म है बच्चों हमारे पास शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम। तो जब शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम की हम बात करते हैं, तो ये वो हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें एक फ़र्म जो है, वो सिर्फ़ अपने वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं, उनको किसी हद तक जो है ना वो तब्दील कर सकती है। लाइक वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, तो एक फ़र्म जो है वो लेबर की अगर इकाइयाँ कम लगा रही है, तो वो बढ़ा सकती है। इसी तरह से फ़र्म अगर पहले जो है ना वो 1 शिफ्ट चला रही है 8 घंटे की, तो वो 2 शिफ्ट्स जो है ना वो कर सकती है। अगर 2 चला रही है, तो 3 शिफ्ट्स में जो है ना वो मज़दूरों को लगा सकती है। और अगर एक फ़र्म जो है ना वो रॉ मटेरियल अगर पहले कम लगा रही है, तो वो रॉ मटेरियल जो है उसको भी जो है ना वो बढ़ा सकती है। तो ये हमारे पास वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, यानी शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास ऐसा पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसके अंदर एक फर्म जो होती है वो सिर्फ अपने वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ही एक हद तक जो है ना वो चेंज कर सकती है, या अगर रॉ मटेरियल कम लगा रही है तो उसमें इजाफा कर सकती है। जो फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको जो है ना वो चेंज नहीं किया जा सकता। यानी फर्म जो है वो नया कारखाना नहीं लगा सकती, नई मशीनरी इंस्टॉल नहीं कर सकती, क्योंकि इन कामों के लिए एक लॉन्ग रन पीरियड ऑफ टाइम जो है ना उसकी रिक्वायरमेंट होती है। फिर शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम की जब हम बात करते हैं तो इन शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम जो एंट्री होती है फर्म्स की इंडस्ट्री के अंदर और इसी तरह से जो एग्ज़िट होता है फर्म्स का वो बैन होता है। यानी न्यू फर्म्स जो हैं वो एंटर नहीं हो सकती इंडस्ट्री के अंदर और जो एक्जिस्टिंग फर्म्स होती हैं वो इंडस्ट्री को छोड़ के नहीं जा सकती। क्योंकि ये शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम होता है। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट जो है वो हम कंज़्यूमर बिहेवियर के अंदर भी जो है ना वो डिस्कस करके आए हैं। जिसके अंदर हमने देखा था कि इक्विलिब्रियम हमारे पास एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके जो इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं वो सैटिस्फाइड होते हैं। अब यहाँ पे चूँकि हम फर्म की बात कर रहे हैं, जब हम फर्म इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो फर्म का जो अल्टीमेटली गोल होता है बच्चों, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन होता है। तो जब एक फर्म जो है वो अपना प्रॉफिट जो है ना वो मैक्सिमाइज़ कर लेती है, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि फ़र्म जो है ना वो इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर होती है, अपने डिज़ायर्ड लेवल के ऊपर जो है ना वो होती है। अब अ, अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन की, तो साफ ज़ाहिर है कि परफेक्ट कंपटीशन जो है ये इसके बारे में हम पीछे जो है ना वो पढ़ चुके हैं। इसकी जो फंडामेंटल असम्पशंस थी उनको ज़रा हेडिंग वाइज़ जो है ना वो हम रिकॉल करते हैं। तो हमने कहा था कि परफेक्ट कॉम्पिटिटर फर्म जो है उसके लिए 6 टू 7 जो है वो फंडामेंटल हमारे पास असम्पशंस होती हैं। जिसमें सबसे पहली नेसेसरी असम्पशन जो है वो जो बनती है हमारे पास वो बनती है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, यानी अशिया को बेचने वाले और इसी तरह से जो अशिया होती हैं उनको खरीदने वाले जो है ना वो बेशुमार होते हैं। लार्ज नंबर होता है उनका। फिर उसके बाद दूसरी इसकी जो है ना वो हमने एक असम्पशन पढ़ी थी दैट वाज़ प्रोडक्ट होमोजेनिटी, कि जो चीज़ पैदा की जा रही होती है परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर वो बच्चों होमोजेनस होती है। आप कह लें कि एक ही तरह की हमारे पास जो है ना वो कमोडिटी होती है। लाइक हमने मिल्क की मिसाल दी थी और शुगर की जो है ना वो मिसाल दी थी।
फिर उसके बाद एक और जो इसकी असम्पशन जो है ना वो हमने पढ़ी थी, दैट वाज़ फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, कि जो फर्म्स होती हैं वो फ्री होती हैं एंटर होने के लिए भी और एग्जिट होने के लिए भी, यानी न्यू फर्म जो है वो इंडस्ट्री के अंदर एंटर भी हो सकती हैं और जो एग्जिस्टिंग फर्म्स होती हैं वो जो इंडस्ट्री है उसको छोड़ के भी जा सकती हैं। बट दिस अजम्पशन इज बैन इन शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में ये सहूलत बहरहाल जो है ना वो मौजूद होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अजम्पशन हमारे पास जो कि हमने इन डिटेल डिस्कस की थी, दैट वाज़ द गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन, कि यानी जो फ़र्म होती है, परफेक्ट कॉम्पिटिटर फ़र्म जो है, उसका जो अल्टीमेट गोल होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन ही होता है, जिसको वो फ़र्म जो है ना वो अचीव करना चाह रही होती है। फिर उसके बाद इसके अंदर हमने पढ़ा था, फॉर अ परफेक्ट कॉम्पिटिटर फ़र्म देयर वुड बी नो गवर्नमेंट रेगुलेशंस, कि जो गवर्नमेंट है उसकी कोई इंटरफेरेंस जो है ना वो हमें देखने को नहीं मिलती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो फ्री होते हैं, कि वो एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्री से तीसरी इंडस्ट्री में जो है ना वो मूव कर सकते हैं। ये नहीं होता कि वो पूरी ज़िंदगी एक ही जो है ना वो कारखाने के अंदर, ये एक ही फैक्ट्री के अंदर जो है ना वो काम करेंगे। फिर उसके बाद एक और जिसकी असम्पशन हमने पढ़ी थी, दैट वाज़ परफेक्ट नॉलेज, कि जो नॉलेज होता है वो कंज्यूमर्स को भी कंप्लीट होता है और इसी तरह से जो आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनको भी जो है ना वो कंप्लीट नॉलेज होता है, लेबर को भी जो है ना वो कंप्लीट नॉलेज होता है। तो जब ये आपकी जो है वो 7 असम्पशन्स फुलफिल हो रही होती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो हमारे पास जो मार्केट स्ट्रक्चर होगा, दैट वुड बी परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो है ना वो मार्केट स्ट्रक्चर। तो जब हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करते हैं बच्चों, तो उसके अंदर हमने कहा था कि जो फर्म होती है, उसको जो प्राइस होती है वो गिवन होती है। और वो जो प्राइस होती है, वो उसकी जो डिटर्मिनेशन होती है, वो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के ज़रिए से होती है। और जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाए, वहाँ पे प्राइस की डिटर्मिनेशन हो जाती है। और इस प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस के ऊपर एक फर्म जो है, वो जितना मर्ज़ी आउटपुट लेवल चाहे प्रोड्यूस कर सकती है और उसको मार्केट में जाके सेल कर सकती है। और जो कंज़्यूमर्स होते हैं, वो जितनी मर्ज़ी अशिया जो है ना, वो खरीद सकते हैं एट दैट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। अब अगर हम मूव करें टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज़्यूमर, तो इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज़्यूमर के बारे में बच्चों मैंने बताया कि जो कंज़्यूमर है, उसका जो अल्टीमेट गोल होता है, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन होता है। और एक कंज़्यूमर जो होता है, ही विश टू मैक्सिमाइज़ इज़ ओवरऑल लेवल ऑफ प्रॉफिट, यानी सॉरी फर्म की जो है ना वो बात करें, कंज़्यूमर मेरे ज़हन से जो है ना वो मुँह से निकल गया। तो इसमें अगर हम देखें तो जो फर्म होती है उसका अल्टीमेट गोल होता है बेटा प्रॉफ़िट जो है ना वो मैक्सिमाइज़ेशन। अब अगर हम प्रॉफ़िट की बात करें तो हम जानते हैं बच्चों, इवन अ कॉमन मैन जो कि इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा हुआ या एक इलिटरेट पर्सन जो है वो भी जो है ना, जैसे रेहड़ी वाला है या कोई शॉपकीपर है, तो वो भी अपना प्रॉफ़िट ईज़िली निकाल सकता है। एंड वी नो दैट कि जो प्रॉफ़िट होता है वो सिंपल डिफ़रेंस होता है बेटा रेवेन्यू और कॉस्ट के दरमियान, कि जितना रेवेन्यू होता है किसी भी फर्म का, अगर उसमें से उसकी कॉस्ट जो है ना वो माइनस कर दी जाए, तो जो बाकी बचेगा दैट वुड बी प्रॉफिट। अगर हम इसको इकोनॉमिक सिम्बल्स की शक्ल में लिखते हैं, तो प्रॉफिट को पाई से जो है ना वो इंडिकेट किया जाता है, रेवेन्यू को आर से शो करते हैं और कॉस्ट को जो है ना वो सी से जो है ना वो ज़ाहिर किया जाता है। तो इस हिसाब से जो प्रॉफिट है दैट वुड बी द डिफरेंस ऑफ आर माइनस सी। और एक जो रैशनल फर्म होती है उसका क्या एम होता है, उसका एम ये होता है कि वो इस डिफ़रेंस को जो है ना वो मैक्सिमम करना चाह रही होती है। क्योंकि जब रेवेन्यू और कॉस्ट के दरमियान जो डिफ़रेंस होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, तो उस वक़्त हम ये कहते हैं कि ये डिक्लेयर करते हैं कि हमारी जो फ़र्म होती है वो अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर होती है, या उसका ओवरऑल जो इक्विलिब्रियम का लेवल होता है वो अचीव हो जाता है। अब अगर कॉस्ट की बात करें बच्चों, तो कॉस्ट कर्व्स जो हैं और जो कॉस्ट के बारे में जितनी भी इन्स एंड आउट्स थे, या आप कह लें कि जितने भी थ्योरेटिकल आपके जो है ना वो कॉन्सेप्ट्स थे, उनको अपने कॉस्ट वाले लेक्चर के अंदर हमने इन डिटेल डिस्कस किया। शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम की जो कॉस्ट थी उनको भी जो है ना वो अ इन डिटेल हमने स्टडी किया, लॉन्ग रन कॉस्ट का उसको भी इन डिटेल स्टडी किया। अब यहाँ पे ये बताने के लिए कि फर्म जो है उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, उसके लिए वी मस्ट हैव टू एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। हमें रेवेन्यू का जो कांसेप्ट है उसे लाज़मी तौर पे जो है ना वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा।
क्योंकि अगर रेवेन्यू का हमें नहीं पता होगा तो कभी भी हम जो है ना वो फर्म का प्रॉफिट नहीं निकाल सकेंगे। तो अगर हम बच्चों रेवेन्यू की बात करें तो सिंपल सी बात है, जो रेवेन्यू निकालने का तरीका होता है जिसको कैपिटल आर से इंडिकेट किया जाता है, वो सिंपल होता है कि अगर आप प्राइस को जो क्वांटिटी सोल्ड होती है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है? तो आपके पास रेवेन्यू निकल आएगा। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करते हैं कि एक रेहड़ी वाला है जिसने समोसों की रेहड़ी लगाई हुई है। अगर एक फ़ीस समोसा जो प्राइस है पीएस, वो फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ₹10 है एक समोसे की, और अगर वो 10 समोसे बेचता है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसका जो रेवेन्यू होगा दैट वुड बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज़ इक्वल टू 100। तो ₹100 जो है ना वो उसका रेवेन्यू जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि एक टेबल की मदद से जो है ना वो रेवेन्यू का ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है, यानी टोटल रेवेन्यू और फिर इसी तरह से एवरेज रेवेन्यू और जो मार्जिनल रेवेन्यू है, इस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि फर्म जो है वो अपना प्रॉफिट जो है ना वो कैसे मैक्सिमम करती है। लेट मी शेयर दैट टेबल। अगर मैं वो टेबल जो है ना वो आप लोगों के साथ बच्चों जो है ना वो शेयर करूँ, तो लुक एट इट। ये आपके पास आपके सामने बच्चों एक टेबल है। इस टेबल में अगर आप देखें तो ये है 5 कॉलम। ये पहला कॉलम जो है ये क्वांटिटी का है, जो कि मिल्क की जो हमने एग्ज़ाम्पल ली थी पर गैलन, ये प्राइस है पर गैलन, ये टोटल रेवेन्यू है, और ये हमारे पास एवरेज रेवेन्यू है, और ये हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू है। अब देखें, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में बच्चों मैंने बताया कि जो प्राइस होती है वो गिवन होती है। तो यहाँ पे हमने फ़र्ज़ किया कि जो पर गैलन प्राइस है मिल्क की दैट इज़ $6। आप जब मिल्कमैन जो है वो 1 गैलन जो है ना वो सेल करता है मिल्क का, तो भी $6। अगर 2 करता है तब भी प्राइस पर गैलन जो है ना वो 6 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रेवेन्यू हम कैसे निकालेंगे। लुक एट इट के प्राइस अब टोटल रेवेन्यू जैसे मैंने पहले फार्मूला बताया दैट इज़ इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाय क्यू। तो ये देखें, ये पी का कॉलम है, ये हमारे पास क्यू का कॉलम है। तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें 12, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें 18, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें 24, 5 को 6 से करें 30। तो इस तरह जब आप पी और क्यू को मल्टीप्लाई करते चले जाएँगे, तो जो कॉलम आपका बनेगा, वो बच्चों हमारे पास टोटल रेवेन्यू का जो है ना वो कॉलम कहलाएगा। अब इसी तरह से अगर हम एवरेज रेवेन्यू निकालना चाहें, तो याद रखना बच्चों कि जो एवरेज रेवेन्यू होता है, इसका फ़ॉर्मूला होता है कि आप टोटल रेवेन्यू को जो कॉस्ट है, सॉरी, जो आपकी आउटपुट है, उस पे जो है ना वो डिवाइड करेंगे। तो ये क्यू का कॉलम है, ये आपके पास टोटल रेवेन्यू का कॉलम है। तो टोटल रेवेन्यू को आप क्यू पे डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, रिज़ल्ट कैसे आएगा? तो मैं आपको जो है ना वो 1-2 यहाँ पे जो है ना वो एग्ज़ाम्पल्स जो है ना वो बताता हूँ। लुक एट इट। यहाँ पे अगर आप देखें तो टोटल रेवेन्यू है बेटा 6, ठीक है? और कितने की है? 1, क्यू 1 है। तो 6 को 1 पे डिवाइड करेंगे 6। तो ये देखें यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कितना है? 12। तो 12 को इस 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आ गया? 6। ये आपके पास 18 है। तो ये 18 कितने की प्राइस, सॉरी, कितने गैलन जो है ना वो हम करें तो 18 टोटल रेवेन्यू आता है 3। तो 18 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो भी हमारे पास रिज़ल्ट जो है ना वो 6 आएगा। इसी तरह से आप 24 को 4 पे डिवाइड करेंगे 6, 30 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 6 आ जाएगा। 36 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो भी रिज़ल्ट 6 आएगा। 42 को 7 पे डिवाइड करेंगे तब भी आंसर 6 आएगा। तो इस तरह अगर आप देखें तो हमारे पास जो एवरेज रेवेन्यू बना है बच्चों, वो क्या बन रहा है, एवरेज रेवेन्यू भी हमारे पास 6 ही आ रहा है। इसी तरह से जब हम मार्जिनल रेवेन्यू निकालते हैं, तो ये देखिए मार्जिनल रेवेन्यू का फ़ॉर्मूला लिखा हुआ है डेल्टा टीआर ओवर डेल्टा क्यू। तो जब मार्जिनल रेवेन्यू की हम बात करते हैं तो दैट इज़ सिंपल, जो हमारे पास चेंज इन टोटल रेवेन्यू और इसी तरह से चेंज इन क्यू की जो रेशो होती है उसको बच्चों मार्जिनल रेवेन्यू का जो है ना वो नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो इससे पीछे तो मतलब साफ ज़ाहिर कोई आउटपुट नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पे एक डैश हम जो है ना वो लगा देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो दूसरी हमारे पास टोटल रेवेन्यू की वैल्यू है, ये जो तीसरा कॉलम है, तो इसमें से पिछली प्रीसीडिंग वैल्यू हम सबट्रैक्ट करेंगे, तो वो क्या बनेगा, 12 माइनस 6 ओवर, ये 2 है तो इस 2 में से इस 1 को सबट्रैक्ट करेंगे तो 2 माइनस 1, तो साफ ज़ाहिर है 12 में से 6 सबट्रैक्ट करें 6 और डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, तो 6 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज़ इक्वल टू 6। इसी तरह से ये 18 है, तो 18 में से 12 जो है ना वो आप सबट्रैक्ट करेंगे, तो 18 माइनस 12 ओवर फिर 3 में से 2 माइनस करेंगे,
3 माइनस 2, तो ये भी 6/1 आ जाएगा। तो इस तरह जब ये प्रोसीजर बच्चों आप लोग फ़ॉलो करोगे तो उससे होगा क्या? उससे जो हमारा रिज़ल्ट आएगा मार्जिनल रेवेन्यू का वो भी 6 ही आएगा। तो अब अगर आप थोड़ा-सा नोट करें बच्चों, आपका जो कॉलम नंबर 2 है, इसको अगर आप देखें, इसी तरह से आपका जो कॉलम नंबर 4 है, इसको आप देखें और इसी तरह से जो आपका कॉलम नंबर 5 है, इसको आप देखें। तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि ये जो तीनों कॉलम्स हैं, ये हमें सेम रिज़ल्ट जो है ना वो दे रहे हैं। कैसे सेम रिज़ल्ट दे रहे हैं कि हमारी प्राइस भी फ़िक्स्ड 6 आ रही है, एवरेज रेवेन्यू भी 6 आ रहा है और मार्जिनल रेवेन्यू भी हमारे पास 6 आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ओवरऑल हमारी जो प्राइस है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू वो इक्वल आ रहा है। यानी जो हमारी प्राइस है, वो बराबर है एवरेज रेवेन्यू के सॉरी चलिए मार्जिनल का लें। मार्जिनल रेवेन्यू के और ये बराबर है एवरेज रेवेन्यू के यानी तीनों जो है ना वो हमारे पास इक्वल जो है ना वो आएँगी। अब अगर इसको जो है ना वो हम डायग्राम की मदद से जो है ना वो ज़ाहिर करना चाहें, यानी यही जो हमारे पास रिज़ल्ट्स हैं अगर इनको हम डायग्राम में जो है ना वो लेके आएँ और डायग्राम जो है ना वो अगर हम इसकी देखें कि कैसे जो है ना वो इसकी डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं तो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। अब हम इसकी जो है ना वो डायग्राम ड्रॉ करते हैं और डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सिंपल सी बात है कि वी आर गोइंग टू आपका जो है सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम उसकी तरफ हम जाएँगे और कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो है वो हम देखेंगे कि कैसे जो है ना वो हम इसको जो है ना वो ड्रॉ कर सकते हैं डायग्राम को। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए लेट मी शेयर द अ, नेक्स्ट हमारे पास जो व्हाइट बोर्ड है ज़रा मुझे उसको जो है ना वो शेयर कर लेने दें। सॉरी वेट अ मिनट। जी, लेट मी रिमूव इट इसको पहले रिमूव करते हैं। फिर उसके बाद जो है ना वो नेक्स्ट जो है ना वो हम जाते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और वहाँ पे जो है ना वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के ज़रिए से जो है ना वो हम ड्रॉ करते हैं। देखिए बेटा अब अगर यहाँ पे जो है ना वो मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ना वो अगर ड्रॉ करता हूँ अ, इसको जो है ना वो रेवेन्यू कर्व्स को जो है ना वो शो करने के लिए, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें पता है कि हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और इसी तरह से हमारे पास जो है ना वो वाई एक्सिस होता है। तो हम जो है ड्रॉ करते हैं जी कोऑर्डिनेट सिस्टम को। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है बच्चों। इधर हमारे पास आउटपुट है और जो वर्टिकल एक्सिस है, इसके ऊपर हम टोटल रेवेन्यू लेंगे। इसी तरह से एवरेज रेवेन्यू लेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू लेंगे और हमारी जो प्राइस है वो भी इसी के ऊपर जो है ना वो हमारे पास आ जाएगी। यानी तमाम जो रेवेन्यूज़ है वो हम वर्टिकल एक्सिस के ऊपर लेंगे और इसी तरह से जो हमारी आउटपुट है उसको जो है ना वो हम जो हॉरिज़ॉन्टल एक्सिस है उसके ऊपर जो है ना वो लेंगे। अब अगर बेटा हम बात करें हॉरिज़ॉन्टल एक्सिस की तो हॉरिज़ॉन्टल एक्सिस जो है इसके ऊपर जो हम स्केल्स लेंगे साफ़-ज़ाहिर है वो 10 स्केल्स हम लेंगे। ये 1 है, इसी तरह से ये 2 है, फिर ये 3 है हमारे पास, ये 4 है इसी तरह से ये हमारे पास 5 है एंड द नेक्स्ट स्केल इज़ 6 और फिर उसके बाद 7 है, फिर 8 है सॉरी फिर उसके बाद हमारे पास 9 है एंड देन 10 ठीक है जी। अब अगर रेवेन्यू की बात हम करें तो टोटल रेवेन्यू जो है ना वो हमारा 48 पे जा रहा है तो 6 का जो है ना वो हम गैप ले लेंगे। तो ये हमारे पास 6 है, 6 का पहाड़ा आप कह लें या टेबल जो है वो 6 का 12 और 18 फिर 24 फिर 30 फिर 36 फिर 42 और फिर 48 तो ये हमारे पास जो है ना वो वैल्यूज़ जो है ना वो आ जाएँगी आपकी जो है ना वो रेवेन्यू की। अब अगर हम टोटल रेवेन्यू का कर्व ड्रॉ करें तो हमने अपने टेबल के अंदर देखा था कि जब हम 1 गैलन जो है ना वो सेल करते हैं तो हमारी रेवेन्यू जो है वो 6 यूएस डॉलर्स के अंदर आ जाते हैं, 6 यूएस डॉलर होता है। तो ये जो हमारा टोटल रेवेन्यू ये सारी चीज़ें हैं ये यूएस डॉलर्स के अंदर है। ठीक है जी? तो ये पहला हमारे पास एक पॉइंट ए आ गया। जब 2 गैलन हम सेल करते हैं, तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो 12 जो है ना वो यूएस डॉलर्स आ जाता है। इसको हम पॉइंट बी का नाम दे लेते हैं।
फिर उसके बाद जब 3 गैलन जो है ना वो सेल किए जाते हैं, तो हमारा जो रिज़ल्ट है यानी टोटल रेवेन्यू जो है, वो हमारा 18 जो है ना वो यूएस डॉलर्स आ जाता है। तो इसको हम मिलाएँ, तो ये एक हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट सी। फिर इसी तरह से जब 4th यूनिट जो है ना वो हम या 4 गैलन जब हम सेल करते हैं, तो हमारा जो टोटल रेवेन्यू है बच्चों, वो 24 आ जाता है, जिसको हम पॉइंट डी का नाम दे लेते हैं। और फिर जब 5 गैलन हम जो है ना वो सेल करते हैं, तो 5 गैलन सेल करने से हमारा जो टोटल रेवेन्यू आता है, दैट इज़ 30 यूएस डॉलर्स। तो यहाँ पे पॉइंट ई जो है, ये हमारे पास 30 यूएस डॉलर्स में आ गया। फिर इसी तरह से जब हम 6 यूनिट्स जो है ना वो करते हैं, सॉरी 6 गैलन जो है ना जो हम सेल करते हैं, तो हमारा जो रेवेन्यू होता है, वो बटो 36 यूएस डॉलर्स आ जाता है। इसको मैं पॉइंट एफ का जो है ना वो नाम दे लेता हूँ। फिर जब हम 7 गैलन जो है ना वो सेल करते हैं मिल के, तो हमारा जो लेवल होता है टोटल रेवेन्यू का, वो 42 यूएस डॉलर्स आ जाता है। तो इसको पॉइंट जी का नाम दे लेते हैं। और फिर 48 यूएस डॉलर जो रेवेन्यू है, वो उस वक़्त हमें हासिल होता है जब हम जो है ना वो 8 गैलन जो है ना वो मिल के सेल आउट करते हैं। तो इसको मैं पॉइंट एच का नाम दे लेता हूँ। तो अब ये जो पॉइंट्स ए टू एच हैं, इनको अगर हम एक सॉलिड लाइन से जो है ना वो मिला देते हैं, तो हमारे पास बच्चों क्या बन जाएगा? हमारे पास एक कर्व बन जाएगा, दैट वुड बी द टोटल रेवेन्यू कर्व। तो ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू का जो है ना वो एक कर्व बन जाएगा। अब अगर हम एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें, तो वी नो दैट कि हमारा जो लेवल ऑफ सेल है, वो जितना मर्ज़ी रहे, हमारा जो टोटल सॉरी हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है, वो मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होता है। और ये दोनों जो हैं, वो हमारी प्राइस के इक्वल होती हैं, जो कि यहाँ पे हमने 6 यूएस डॉलर्स जो है ना वो दी हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो टोटल रेवेन्यू का कर्व एक आपका पॉज़िटिवली स्लोप कर्व जो है, स्ट्रेट लाइन है। और आपका जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है, ये कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल कर्व है। या आप इसको एक और टेक्निकल नाम जो है ना वो बच्चों दे सकते हैं। और वो टेक्निकल नाम ये है कि ये जो कर्व है आपका, इसको परफेक्टली इलास्टिक कर्व का भी जो है ना वो नाम दिया जाता है कि ये आपके पास परफेक्टली इलास्टिक कर्व जो है ना वो है। जो इस बात को इंडिकेट करता है कि आपकी जो सेल है आउटपुट की या कमोडिटीज़ की, वो जितनी मर्ज़ी रहे, आपका जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो सेम रहता है। और ये दोनों जो हैं वो आपके प्राइस के जो है ना वो इक्वल होती हैं। तो ये था हमारा जो टोटल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू और इसी तरह से मार्जिनल रेवेन्यू के जो है ना वो कर्व्स हैं। अब थोड़ा-सा अगर मैं रिकॉल करूँ बच्चों, आपको बताऊँ कि हमने जो टोटल कॉस्ट और इसी तरह से टोटल एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज अ, आपके वेरिएबल कॉस्ट और इसी तरह से जो मार्जिनल कॉस्ट के कर्व्स जो है ना वो ड्रॉ किए थे। अब ज़रा हम उनको देखते हैं और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इन शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम एक फर्म जो होती है, वो कैसे अपना जो प्रॉफ़िट होता है उसको मैक्सिमम करती है, या ओवरऑल उसका जो लेवल ऑफ प्रॉफ़िट होता है वो बच्चों कैसे जो है ना वो मैक्सिमम होता है। सो लेट मी ड्रॉ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। और उसके अंदर यहाँ पे हमारे पास क्यू आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो है वो बच्चों टोटल कॉस्ट का जो है ना वो कर्व आ जाएगा फॉर एग्जांपल। तो लुक एट द शेप ऑफ टोटल कॉस्ट कर्व। आई टोल्ड दैट हमारा जो टोटल कॉस्ट का कर्व होता है, ये इन्वर्सली एस शेप्ड होता है। यानी इसकी अगर हम बात करें, तो ये उल्टे एस की मानद होता है या इन्वर्सली एस शेप्ड हमारे पास होता है। और इन्वर्सली एस शेप्ड जो होता है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। यानी ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, उसकी वजह से हमारा ये जो कर्व होता है टोटल कॉस्ट कर्व का, ये इन्वर्सली जो है ना वो एस शेप्ड होता है। जो इस बात को इंडिकेट करता है कि जैसे-जैसे हमारी आउटपुट जो है ना वो बढ़ती है, वैसे-वैसे हमारी जो टोटल कॉस्ट होती है कम होती चली जाती है, एक आध पे मिनिमम होती है। और उसके बाद अगर हम जो है ना वो अपना लेवल ऑफ आउटपुट जारी रखते हैं, तो फिर उसके बाद दोबारा फिर जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये था हमारा जो है ना वो कॉस्ट का जो है ना वो एक सिनेरियो, ठीक है? ये टोटल कॉस्ट का कर्व था। इसी तरह से हमने जो अपने लास्ट लेक्चर के अंदर कॉस्ट कर्व्स का जो लेक्चर हमने किया था, उसके अंदर हमने बच्चों जो ड्रॉ किए थे आपके एवरेज और मार्जिनल कर्व, तो ये यू शेप्ड हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व था। और इसी तरह से यू शेप्ड हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व था। और इन दोनों को इंटरसेक्ट करता हुआ हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट वी शेप्ड जो है वो एक कर्व जो हमने ड्रॉ किया था, दैट वाज़ मार्जिनल कॉस्ट कर्व।
तो ये इन ओवरऑल जो है ना वो हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है ना वो डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर हम बात करें बच्चों प्रॉफ़िट की, कि फ़र्म प्रॉफ़िट कैसे मैक्सिमम होगा, या फ़र्म कितना लेवल ऑफ आउटपुट दे, या फ़र्म जो है ना वो कितनी अशिया पैदा करके मार्केट के अंदर सेल आउट करे, कि जो डिफ़रेंस है उसका टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का वो मैक्सिमम हो जाए, या जो फ़र्म है वो आप कह लें कि एक मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट जो है ना वो अचीव कर सके। तो अब ज़रा उसको जो है ना वो हम देखते हैं, और उसके लिए एक टेबल जो है ना वो बच्चों आप लोगों के साथ जो है ना वो मैं शेयर करूँगा, और उस टेबल पे हम देखेंगे कि कैसे वो जो लेवल ऑफ हमारा आउटपुट होता है, जहाँ पे हमारी प्रॉफ़िट जो है ना वो मैक्सिमम हो सकता है। लुक एट दिस टेबल। इस टेबल को बेटा अगर आप देखें, तो एट दिस टेबल वही हमारे पास क्वांटिटी है, पर गैलन ऑफ मिल्क जो है, पहला कॉलम हमारा, दूसरा टोटल रेवेन्यू का है, तीसरा आप देखें यहाँ पे कॉलम टोटल कॉस्ट का है, और जो चौथा कॉलम है, यहाँ पे हमने डिफरेंस लिया हो, यानी प्रॉफ़िट लिया हो, यानी जो ये जो आप कॉलम देखें, तो ये प्रॉफ़िट है, यानी टीआर माइनस टीसी। ये मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है, ये मार्जिनल कॉलम है, ये मार्जिनल कॉस्ट का कॉलम है, और ये एमआर माइनस एमसी, या जो हमारी जो एक आप कह लें कि हमने कंडीशन ली हुई थी कि एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आपका जो एमआर होता है, वो एमसी के इक्वल होता है। तो ये इसको जो बाद में थोड़ा-सा जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे पहले थोड़ा-सा टेबल को डिस्कस करें। टोटल रेवेन्यू बेटा हम देख चुके हैं। अगर आप कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं करते, रेवेन्यू 0 होता है, लेकिन कॉस्ट आपकी 3 होगी। क्यों? फिक्स्ड कॉस्ट हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कुछ भी चीज़ पैदा ना करें तो फिक्स्ड कॉस्ट लाज़मी बियर करना पड़ती है। तो टोटल रेवेन्यू 0, टोटल कॉस्ट 3, तो 0 में से 3 माइनस करेंगे तो -3 आंसर आ जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू नहीं आएगा, मार्जिनल कॉस्ट भी नहीं आएगी, और ये भी हमारे पास नहीं है क्योंकि पीछे कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट पे आएँ बच्चों, तो अगर हम 1 गैलन जो है ना वो मिल्क का सेल करते हैं तो रेवेन्यू आता है 6, और टोटल कॉस्ट आती है बच्चों 5। अब टोटल कॉस्ट पहले भी बेटा मैं आपको बता चुका हूँ कि जो टोटल कॉस्ट होती है, ये 2 कॉस्ट का मजमूआ होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। तो यहाँ पे दोनों को इकट्ठा जो है ना वो लिया गया है, ठीक है जी? तो 6 रेवेन्यू है, 6 यूएस डॉलर, 5 यूएस डॉलर कॉस्ट है, तो 6 में से 5 माइनस करें तो 1 यूएस डॉलर जो है ना वो प्रॉफ़िट आ गया। फिर जब 2 गैलन मिल्क जो है ना वो सेल किया जाता है तो टोटल रेवेन्यू 12 है, और टोटल कॉस्ट 8 है, तो 12 में से 8 माइनस करें तो 4 यूएस डॉलर। जब हम 3 गैलन ऑफ मिल्क जो है ना वो सेल करते हैं तो टोटल रेवेन्यू 18 आता है, कॉस्ट उनकी जो है ना वो 12 यूएस डॉलर है, तो 18 में से 12 निकालें तो 6 यूएस डॉलर। तो देखें जैसे-जैसे जो है ना वो आउटपुट सेल जो है ना वो बढ़ाई जा रही है, वैसे-वैसे आपका जो प्रॉफ़िट है वो बढ़ रहा है। जब आप चौथे गैलन को फ़रोख्त करते हैं, 4 गैलन फ़रोख्त करते हैं, तो आपका प्रॉफ़िट 7 यूएस डॉलर हो जाता है। 5 गैलन जब फ़रोख्त करते हैं तब भी 7 यूएस डॉलर है। लेकिन इसके बाद यानी 5वें गैलन के बाद अगर आप देखें तो आपका प्रॉफ़िट जो है ना वो गिरना शुरू हो गया है। तो ये आपका इकोनॉमिक जो है ना वो लेवल नहीं होगा, आपका 5 लेवल के ऊपर होगा। अब जो मिल्कमैन है उसके पास चॉइस है, चाहे तो 4 गैलन जो है मिल्क के जो है वो सेल आउट कर ले, तब भी प्रॉफ़िट 7 यूएस डॉलर होगा। अगर 5 जो है ना वो सेल आउट करता है तब भी 7 यूएस डॉलर ही उसका जो है ना वो प्रॉफ़िट जो है ना वो होगा। मार्जिनल रेवेन्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। मार्जिनल कॉस्ट बेटा मैं आपको तरीका बता चुका हूँ। हर अगली वैल्यू टोटल कॉस्ट की में से पिछली वैल्यू आप सबट्रैक्ट करेंगे। 5 में से 3 निकालेंगे 2, 8 में से 5 निकालेंगे 3, 12 में से 8 निकालेंगे 4, 17 में से 12 सबट्रैक्ट करेंगे तो 5। तो ये टोटल इस तरह से आप मार्जिनल कॉस्ट जो है ना वो ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट की बात करें, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें, या आप कह लें कि एमआर में से एमसी अगर हम सबट्रैक्ट करते हैं, लेट मी क्लियर इट, ताकि आप लोग जो है ना वो आसानी के साथ जो है ना वो इस टेबल को समझ सकें। तो अगर बच्चों हम बात करें यहाँ पे एमआर माइनस एमसी के डिफरेंस की, तो लुक एट इट, ये एमआर है, ये हमारे पास एमसी है। तो 6 में से 2 सबट्रैक्ट किए 4, 6 में से 3 किए 3 यूएस डॉलर, 6 में से 4 सबट्रैक्ट किए 2 यूएस डॉलर, 6 में से 5 सबट्रैक्ट किए 1 यूएस डॉलर, 6 में से 6 सबट्रैक्ट किए 0। तो आप देखें कि जहाँ पे बच्चों आपका आउटपुट टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम आ रहा है ना, ये देखें, या आप कह लें कि जहाँ पे टीआर और टीसी का जो डिफरेंस है, ये देखें, टीआर और टीसी का डिफरेंस जहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है, वहाँ पे आपका एमआर और एमसी का लेवल 0 आ रहा है। यानी यहाँ पे क्या है, आपका एमआर माइनस एमसी जो है ना वो 0 के इक्वल आ रहा है। तो अगर हम इनको सॉल्व करें और एमसी को मैं राइट साइड पे ले जाऊँ,
तो ये आपका बनेगा MR इज़ इक्वल टू MC। तो जहाँ पे बेटा जो डिफ़रेंस है आपका टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का, जहाँ पे ये डिफरेंट मैक्सिमम होता है ना बच्चों, वहाँ पे क्या आपके पास एक और कंडीशन होती है, वहाँ पे एक कंडीशन ये होती है कि आपका MR जो है ना वो MC के जो है ना वो इक्वल होता है। लिहाज़ा जब आपका प्रॉफ़िट मैक्सिमम होता है ना, वहाँ पे आपकी मार्जिनल रेवेन्यू जो होती है वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट के जो है ना वो इक्वल होती है। अब इसी चीज़ को बच्चों आज टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट वाला जो एक कांसेप्ट है, वही चीज़ मैं आप लोगों को जो है ना वो डायग्रामेटिकली समझाऊँगा। बाकी जो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट वाला है, वो नेक्स्ट हम करेंगे। सो लुक एट दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेट मी ड्रॉ इट कि ये हमारे पास बच्चों एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये थोड़ा-सा कर्सर की वजह से टेढ़ी-मेढ़ी लाइनें लगती हैं, लेकिन ज़रा इसको आप लोग जो है ना वो स्केल पे बनाएँगे। इधर आउटपुट है बेटा हमारे पास, इधर हमारे पास टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का जो है ना वो कर्व है। ये देखिएगा बच्चों, ये हमारे पास जो है, ये कर्व है बच्चों टोटल कॉस्ट का, ठीक है जी? और इसी तरह ओरिजिन में से एक जो है ना वो हम कर्व ड्रॉ करेंगे, दैट वुड बी टोटल रेवेन्यू कर्व। वेट अ मिनट। अ, ये टोटल रेवेन्यू का है और ये वाला जो है ये टोटल कॉस्ट का जो है ना वो हमारे पास कर्व है। ठीक है जी? अब वही जो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस जो मैंने अभी आप लोगों को जो है ना वो करवाया था। अब अगर बेटा इस डायग्राम को देखें तो लेट मी एक्सप्लेन दिस डायग्राम, बी अटेंटिव, ज़रा गौर से समझिएगा। अब देखें तो ये दोनों कर्व्स 2 जगह पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जो मैं ब्लू जो है ना वो लगा रहा हूँ, पॉइंट लगा रहा हूँ। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए जिस पे मैं लेवल ऑफ आउटपुट जो है ना वो Q1 कहता हूँ और पॉइंट बी जहाँ पे हमारे पास जो लेवल ऑफ आउटपुट है बच्चों वो Q2 है। ठीक है जी? अब ये जो दोनों पॉइंट्स हैं दीज़ आर कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट्स। आप इनको जो है ना वो ब्रेक इवन पॉइंट्स का भी जो है ना वो नाम दे सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट से मुराद ये है बच्चों कि यहाँ पे आपका जो टोटल कॉस्ट है और टोटल रेवेन्यू वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो लिहाज़ा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपकी जो फ़र्म होती है वो नॉर्मल प्रॉफ़िट जो है ना वो अर्न कर रही है या आपकी जो फ़र्म होती है वो सिर्फ़ अपनी कॉस्ट और प्रोडक्शन ही जो है ना वो अचीव कर रही है। किन पॉइंट्स के ऊपर? पॉइंट ए के ऊपर और पॉइंट बी के ऊपर। क्योंकि देखिए ना ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे क्या है? इस पॉइंट पे आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो टोटल कॉस्ट के इक्वल है। इसी तरह से अगर पॉइंट बी की बात करें ऑन द सेम ग्राउंड, इस पॉइंट बी के ऊपर भी हमारा जो टोटल रेवेन्यू है, वो टोटल कॉस्ट के जो है ना वो बेटा इक्वल है। ठीक है जी? तो यहाँ पे तो आपका जो प्रॉफ़िट है वो नॉर्मल हो गया। अब अगर Q1 से हम लेफ्ट साइड लें, यानी ये वाली साइड लें, ये वाली साइड। इस साइड पे अगर आप देखें तो ये जो कर्व है आपका ये टोटल कॉस्ट का कर्व है। ये जो आपका कर्व है ये टोटल रेवेन्यू का कर्व है। अब देखें कॉस्ट ऊपर है, ये कॉस्ट का कर्व है, ठीक है? और आपका जो रेवेन्यू है वो नीचे है। तो इससे लेफ्ट साइड पे क्या है, इससे लेफ्ट साइड पे आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो आपकी टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा है। तो जब टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब ये होगा बच्चों कि यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जो है, ये जो गैप मैंने बनाया है, यहाँ पे जो फर्म है उसे लॉसेस होंगे, उसे नुकसान होगा। तो लिहाज़ा ये हमारा इक्विलिब्रियम एरिया नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया, ये वाला एरिया जो है उसको निकाल दिया, ठीक है? अपने इक्विलिब्रियम के जो है ना वो एरिये से। फिर अगर Q2 से राइट साइड देखें, तो Q2 से राइट साइड देखो बेटा ये टोटल कॉस्ट है, ये वाला और ये टोटल रेवेन्यू है। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इस एरिये में भी बेटा आपकी जो टोटल कॉस्ट है, वो ज़्यादा है आपकी टोटल रेवेन्यू से। यानी आपकी लागत ज़्यादा है, वसूली कम है। तो ये वाला एरिया जो है इसको मैं ज़रा शेड करता हूँ वेट ये जो एरिया है, ये जिसको मैं जो है ना वो अभी शेड कर रहा हूँ आप लोगों के सामने ये वाला मार्कर के ज़रिए से। यानी ये वाला सारा एरिया जो है सॉरी और इसी तरह से आपका ये वाला एरिया, ये तो आपका निकल गया आपके जो है ना वो इक्विलिब्रियम वाले जो है ना वो पोज़ीशन से। तो यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम हो नहीं सकता। तो फिर पीछे कौन सा एरिया हमारे पास बच जाता है? पीछे हमारे पास बेटा ये वाला एरिया बच जाता है। अब अगर इस एरिये की हम बात करें, तो इस एरिये में ये देखें तो ये दोनों का फ़र्क यहाँ पे है। तो एक तो हमारे पास ये लेवल आ गया, दूसरा हमारे पास ये दूसरी लाइन आ गई, ये लेवल आ गया। तीसरा हमारे पास ये लेवल आ गया। चौथा हमारे पास ये लेवल आ गया और पाँचवाँ हमारे पास ये वाला लेवल आ गया। अब मुझे ये बताएँ ज़रा देख के
कि आपके ख़्याल में यहाँ पे प्रॉफ़िट मैक्सिमम है, यहाँ पे प्रॉफ़िट मैक्सिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे या यहाँ पे। तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि जो डिफ़रेंस है इन दोनों कर्व्स के दरमियान वो यहाँ पे मैक्सिमम है। ठीक है? इसको पॉइंट सी और डी का नाम दे लें। तो यहाँ से जब एक वर्टिकल परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करूँगी, जो लाइन होती है इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। सीधी लाइन जब ड्रॉ करते हैं तो वर्टिकल परपेंडिकुलर। तो ये जो सीडी एरिया है, यहाँ से जब एक वर्टिकल परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे जो क्यू स्टेरिक का लेवल होगा ये वाला, जिसका मतलब है कि यहाँ पे जो डिफरेंस है हमारे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के कर्व्स के दरमियान वो मैक्सिमम है। लिहाज़ा सीडी एरिया पे अगर एक फर्म जो है ना वो क्यू स्टेरिक लेवल ऑफ आउटपुट देगी तो वहाँ पे जो उसका प्रॉफ़िट होगा वो मैक्सिमम जो है ना वो हमारे पास हो जाएगा। तो ये था शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम के तहत टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट कर्व्स के ज़रिए से हमने देखा कि एक फर्म जो है वो कैसे अपना इक्विलिब्रियम का लेवल जो है ना वो अचीव करती है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल यूज़ द कर्व्स ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट to elaborate the concept of equilibrium of the firm under perfect competition। इनके कर्व्स जो है ना वो आप लोग ड्रॉ कीजिएगा और इसको पढ़िएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो आप उसको जो है ना वो डिस्कस कर सकते हैं। टिल नाउ दिस इज़ एंड ऑफ आवर टुडेज़ लेक्चर। विश यू बेस्ट ऑफ लक बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़।